हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो है विषय 1857 की क्रांति। पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि 1857 की क्रांति की क्रांति स्वरूप के बारे में और उसके स्रोत के बारे में। लेकिन आज जो है 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसके पहले अगर हम देखते हैं इसकी परिप्रेक्ष्य को, तो इसकी आधार जो है हम देखते हैं इसकी तुलनात्मक करके, क्योंकि 19वीं सदी के जो है मध्य में यानी यूरोपीय महाद्वीप के भी जो है विभिन्न भागों में जो है एक व्यापक स्तर पर जो है एक विद्रोह हुआ था। इनमें से कुछ देखते हैं कि भागों में जो विद्रोह हुई थी, इनमें से मध्य यूरोप की जो है 1848 की जो क्रांतियां हुई थी, चीन में भी जो है ताइपिंग विद्रोह हुई थी, और हमारा भारत यानी उत्तर भारत में जो है 1857 के विद्रोह को अगर हम शामिल करके देखते हैं तो इनके जो स्वरूप है, इनकी जो विस्तार है, वह परिणामों में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती है। क्योंकि ये सभी जो है क्या थे, ये सभी एक व्यापक लहर के रूप में जो है उभरे हुए थे। इसमें से इनमें जितने भी जनता थे, जनता के बहुत बड़े भागों ने जो है हिस्सा लिया था इन क्षेत्र विद्रोह क्रांति के लिए। तो कुछ समय के लिए जो उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो है सरकारों को जो है हिलाकर रख दिया था। इस तरह से ये विद्रोह हालांकि जो है तत्कालीन जो है उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल तो रह गए, लेकिन सरकारें तुरंत इन जो है इन विद्रोह को दबाने या दमन करने के लिए जो है सफल हो गई। फिर भी हम देखते हैं कि इन सभी विद्रोहों को अपने अपने देशों के इतिहास में अगर हम देखते हैं एक निर्णायक मोड़ माना जा सकता है, और निर्णायक मोड़ भी था ये, क्योंकि इन सभी विद्रोहों ने जो है एक जनमानस पर जो है अमिट छाप छोड़ी, और सभी जगह आने वाली जितने भी जो है पीढ़ियां हैं, इन सभी पीढ़ियों में इस समय की घटनाओं से प्रेरणा ग्रहण की और उससे प्रेरित लेती रही। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की जो है से पहले यानी 100 वर्षों के जो है अंग्रेज जो है भारत में जो है अपना पैर या अपनी साम्राज्य विस्तार करते आ रहे थे। और जब विद्रोह तक यानी 1857 की क्रांति के विद्रोह तक हम देखते हैं कि सारे भारतीय महाद्वीप पर यानी पूरे भारत पर जो है प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और अंग्रेजों ने जिस प्रक्रिया से जो है भारत को जो है उपनिवेश में बदलकर उसका शोषण किया, उसी प्रक्रिया ने जो है उन कारणों का भी जन्म दिया जो उस सत्ता के खिलाफ शुरू हुआ। यह था यह विद्रोह 1857 की क्रांति का विद्रोह। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि 1857 की क्रांति के कारण क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कारण में पहला जो है हम देखते हैं दीर्घकालिक कारण। दूसरा हम देखते हैं तात्कालिक कारण। तो हम ये दोनों में से हम देखेंगे कि दीर्घकालिक यानी एक लंबे समय से जो है चलते आ रही थी कारणों का, क्योंकि इसमें बहुत सारी असंतोष हुई थी, टैक्सों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जो हम दीर्घकालीन कारणों के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। उसके बाद तात्कालिक कारण हम पढ़ेंगे, जो क्रांति का जहाँ चिंगारी की आग लगी थी। तो वह हम दीर्घकालिक कारण में हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला कारण क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, ये हम लोग देखेंगे। और हम दूसरा में हम देखेंगे ये हमारा धार्मिक एवं सामाजिक कारण। तीसरा हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण। और हम लोग चौथा देखेंगे सैनिक कारण। और पांचवा हम लास्ट देखेंगे अन्य देखते हैं। अन्य में जो है जितने भी अंग्रेज की जो है नीतियां हैं
अंग्रेज की नीतियां क्या थी, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा राजनीतिक प्रशासनिक कारण पढ़ेंगे, धार्मिक सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, अन्य अंग्रेज नीतियां। ये हमारे दीर्घकालीन कारण था जो पहले से चली आ रही थी, और तत्कालिक कारण जो तुरंत जो है उसकी जितने भी सुगबुगाहट थी, चिंगारी जो आग पूरी तरह फैल चुकी, सिर्फ उसकी चिंगारी देने वाली तत्कालिक कारण थी। तो हम ये सब का जो है हम अध्ययन करेंगे, थोड़ा सी चर्चा करेंगे। तो आप लोग थोड़ा नोट करते जाएंगे क्योंकि ये फिर हम मिटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। हम पहला क्या देखते हैं, राजनीतिक है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। कि सबसे पहले जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। दूसरा हम देखेंगे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। किस तरह से रियासतों को हड़पा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद है मुगलों के प्रति अंग्रेजों का जो है मुगलों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार। चौथा हम लोग देखेंगे मुगलों के बाद जो है पेशवा के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार। फिर पांचवा हम लोग देखेंगे अवध के साथ जो है व्यवहार हुआ था, अवध के साथ व्यवहार। पांचवा। छठा हम लोग देखेंगे जमींदारों, जितने भी जमींदार थे उस जमींदारों के प्रति व्यवहार। फिर हम लोग एक और देखेंगे अन्य प्रशासनिक नीतियां, अन्य प्रशासनिक नीतियां, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है राजनीतिक और प्रशासनिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली हमारा जो है गवर्नर जनरल जो बन के आए थे 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक था। लॉर्ड वेलेस्ली का यही एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि भारत में एक सहायक संधि लागू करना और बड़े राज्यों को, यानी बड़े राज्यों रियासतों को जितने थे अपने यहाँ अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व में जो है अपनी सेना एक रखने के लिए एक शर्त रखा, और इसके लिए जो है पूर्ण संप्रभुता युक्त कंपनी को देने की बात कहा था। यह भी कहा था कि अगर छोटे राज्य में ऐसी सेना अगर रखते हैं, सेना रेजिडेंट, तो इसके बदले में नगद धन का जो है भुगतान करेंगे, ऐसी शर्त रखे थे। राज्यों की अपनी राजधानी में एक रेजिडेंट रखना एक शर्त रखा गया, और कोई भी यूरोपीय व्यक्ति या कंपनी के अनुमति, अंग्रेजों के अनुमति के बिना जो है ये जो भी था कोई भी नहीं कोई कार्य करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्यों में कोई भी जो है राज्य जो है विदेशों से संबंध नहीं रखेंगे कंपनी के, क्योंकि वह कंपनी के अधीन ही होंगे। इसके बाद जो है कंपनी को जो है कंपनी जो है विदेशी रियासतों के जितने राजाओं को जो है रक्षा करने की बात कही थी, और इसके आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करी। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि के बारे में हम देखते हैं कि जो सहायक संधि किए थे वो किन पर किया था, यानी हैदराबाद जो है 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में। उसके बाद जो है हमारा जो किया था मैसूर जो है वह भी है 1799 ईस्वी में। इसके बाद हमारा आता है तांजोर, ये भी जो है हमारा 1799 ईस्वी में
99 ईस्वी में। इसके बाद हमारा आता है तांजोर के बाद अवध भी है। अवध के साथ जो है हमारा जो किया था वह 1801 ईस्वी में जो है किया था। इसके बाद हमारा आता है अवध पेशवा के साथ भी किया था, यानी पेशवा 1802 ईस्वी में। उसके बाद जो है हमारा आता है भोसले जो है 1803 ईस्वी में। इसके बाद हमारा आता है भोसले के बाद सिंधिया भी था। सिंधिया भी जो था जो हमारा 1804 3 के बाद जो 1804 ईस्वी के साथ जो किया था। और हम ये भी देखते हैं इसके अलावा छोटे छोटे जितने भी रियासतें जो थी उनके साथ भी किया था। जैसे हमारा जो है जयपुर, जोधपुर, उसके बाद हमारा जो है मच्छेंद्री, उसके बाद बूंदी। इन सभी क्षेत्रों पर जो है एक सहायक संधि किया था। तो इस तरह से जो है इनकी सहायक संधि हुआ था। और इसी के जो है जस्ट हम देखते हैं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। अब लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दूसरा में लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति। ये हमारा जो है डलहौजी का जो कार्यकाल था 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक का ही इनका कार्यकाल था। लॉर्ड डलहौजी ने जो है किस किस पर जो है यह हड़प नीति लागू किया था, क्योंकि ये हमारा जो है लॉर्ड डलहौजी जो है साम्राज्य को यानी 3 तरह से जो है विभिन्न क्षेत्रों पर विलय भी किया था। जैसे विजय या शक्ति द्वारा, पावर के द्वारा। इन्हीं के समय में हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1849 ईस्वी में पंजाब का भी विलय हुआ और विजय कर लिया था। और 1852 ईस्वी में जो है द्वितीय आंग्ल में बर्मा का युद्ध हुआ था। तो हम देखते हैं जैसे ही बर्मा का युद्ध समाप्त हुआ तो वहाँ पेगु को जो है अधिकरण कर लिया था। 1850 ईस्वी में जो है सिक्किम के 2 डॉक्टरों को जो है डॉक्टरों के प्रति दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर जो है उस राज्य के कुछ क्षेत्र को जो है भारत में मिला लिया गया, जो अंग्रेजों के लिए दार्जिलिंग का क्षेत्र बहुत प्रमुख था, जो उसे अपने अधीन कर लिया। दूसरा हमारा था व्यापगत का सिद्धांत कि जिन राजाओं के अपने संतान नहीं होते थे तो वो भी अपने निजी संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए जो है पुत्र की गोद ले सकते थे, परंतु सिंहासन पर यानी गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे। ऐसी व्यापगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेब्स का सिद्धांत लागू किया था हमारा डलहौजी ने। गद्दी के लिए जो है सरकार की अनुमति भी आवश्यक था। अगर सिंहासन अगर चाहते हो तो वो अंग्रेजों के लिए अनुमति चाहिए। इस तरह से जो है गोद भी जो है वही रियासतें ले सकती थी जो उच्च शक्ति के ना तो अधिक थी और ना ही कर देती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुगल सम्राट या पेशवा के अधीन में जो जो भारतीय रियासतें थी जो अब अंग्रेजों के अधीन, और साथ में जो है वैसी रियासतें जो अंग्रेजों के द्वारा पुनर्स्थापित की गई थी उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। ये रियासतें अगर कोई पुत्र को गोद लेती है तो यह व्यापगत का सिद्धांत हो जाएगी। तो यानी व्यापगत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स हो जाएगी। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स जो था ये हमारा डलहौजी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम था। और हम देखते हैं कहाँ कहाँ जो है किया था। सतारा जो है 1848 ईस्वी में 48 में। दूसरा हमारा जो था वह संबलपुर हमारा जो है ये उड़ीसा में ही पड़ता है। ये भी 1848 ईस्वी में हुआ था, 49 ईस्वी में हुआ था। 1848 के बाद 49। इसके बाद तीसरा हमारा जो था वह जोधपुर हुआ था। जोधपुर हुआ था। ये भी 1849 में ही हुआ था, 1849। चौथा हमारा जो था वह बघाट हुआ था।
बघा हमारा 1850 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, ईस्वी लगा देंगे सब में। इसके बाद हमारा ये पांचवा था उदयपुर। उदयपुर जो हुआ था ये भी 1852 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद छठा हमारा है झांसी। ये झांसी भी 1853 में ही हुआ था, 1853 ईस्वी हुआ था। छठा सातवां हमारा जो है नागपुर भी था, नागपुर भी हुआ था जो 1854, नागपुर 1854 ईस्वी में। उसके बाद अवध भी हुआ था, अवध को भी जो है किया था 1856 ईस्वी में। तो इस तरह से जो है ये डलहौजी जो है हड़प नीति लागू किया था। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं जो है अगला जो है मुगलों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार के बारे में। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसी तरह एक नोट्स जो है अच्छी तरह से बन जाएगी अगर इसको सीरियल बाय कर देंगे तो। अगला हम लोग देखते हैं कि हम लोग राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में मुगलों के प्रति जो है अंग्रेजों का व्यवहार, मुगलों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार, अंग्रेजों का व्यवहार। तो मुगलों के प्रति अंग्रेजों का किस तरह से व्यवहार किया था, क्योंकि सबसे पहले जो है जब अंग्रेज आए थे तो उस समय हमारा मुगलों के साथ कैसा व्यवहार था, खिलत पहले दिया जाता था। पहले क्या जाता था, खिलत, नजराना, खिलत, खिलत जो है देना, हाँ खिलत देना। और उसके बाद दूसरा है बहुमूल्य वस्तु, जितने भी होता था यानी बहुमूल्य वस्तु है ना, बहुमूल्य वस्तुएं से दी जाती थी यानी खिलत दी जाती थी। दूसरा हम देखते हैं नजराना, नजर लेना है ना, नजराना वही हुआ नजराना यानी धन, धन प्राप्त करते थे, धन प्राप्त करते थे। और तीसरा हमारा जो था वह दरबार लगाना, यही हमारा था, दरबार लगाना। अंग्रेजों का यही था कि दरबार लगाते थे और प्रजाओं की समस्याओं से अवगत कराते थे, यानी प्रजाओं समस्याओं से अवगत कराते थे। यानी यही मुगल पहले ही करता, खिलत दिया जाता था, बहुमूल्य वस्तुएं रेशमी विभिन्न प्रकार के, और नजराना धन प्राप्त करते थे, दरबार लगाना प्रजाओं की समस्याओं से जो है निदान कराते थे, अवगत कराते थे। तो इस तरह से करते थे। लेकिन इस समय जो है हमारा लॉर्ड ऑकलैंड आ चुके थे। लॉर्ड ऑकलैंड इस समय थे। लॉर्ड ऑकलैंड क्या किया था कि लॉर्ड ऑकलैंड जो था, इसका समय जो था 1836 से लेकर 42 इस तक था इसका कार्यकाल। ये क्या किया कि सभी पर जो है, इन सभी पर जो है यानी प्रतिबंध लगा दिया, कोई प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध कर दिया या लगा दिया, यानी कोई भी खिलत बहुमूल्य वस्तु नहीं देंगे, नजराना धन नहीं देंगे, दरबार कोई नहीं होगा। तो ये सब जो है कर दिया था। दूसरा था लॉर्ड एलन बोरो, लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो ये भी क्या था, ये सिक्कों पर से क्या किया था कि सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया, सिक्कों पर से बादशाह का नाम, बादशाह का नाम जो है हटा दिए गए, हटा दिए गए। और भेंट देना भी बंद कर दिया, भेंट देना बंद कर दिया।
इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने भी क्या था कि लाल किला छोड़ने का आदेश दे दिया था, कि लाल किला, मुगलों को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया। और दूसरा ये भी कहा बादशाह का पद समाप्त, बादशाह का पद समाप्त। यहाँ तक कि जो है लॉर्ड डलहौजी ने कह दिया, लाल किला छोड़ने का आदेश दिया और बादशाह का पद जो है समाप्त है, ये कहाँ तक कर दिया। और ये भी कहा था ये कुतुब मीनार के पास रहने को कहा था, यही कहा था कि कुतुब मीनार के पास रहने को कहा। लॉर्ड कैनिंग भी जो थे, ये भी जो बादशाह का पद लास्ट में समाप्त कर देता है, बादशाह का पद समाप्त कर देता है। ये था हमारा मुगलों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार, ऐसी घटनाएं थी। अगला हम लोग देखते हैं पेशवा यानी पेशवा के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार, यानी कैसा पेशवा के साथ था, क्योंकि पेशवा जो है हमारा 1802 ईस्वी में जो है, यानी बाजीराव द्वितीय को क्या किया, 8 लाख वार्षिक पेंशन, 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर जो है कानपुर जो बिठूर में है बिठूर में करता, वार्षिक पेंशन कानपुर में यानी बिठूर में रहने की छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब 1853 इनकी जो है 1853 में जो इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके जो दत्तक पुत्र जो है वह धोंधू पंत, जिसका नाम रहता है नाना साहब धोंधू पंत को ही कहते हैं, नाना साहब को। तो नाना साहब को पेंशन देने से इनकार किया। नाना साहब को लास्ट में क्या करता है, नाना साहब को पेंशन देने से इनकार करता है, पेंशन देने से इनकार करता है ना। ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया था, लॉर्ड डलहौजी करते हैं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये पेंशन भी समाप्त कर देती हैं। उसी के बाद हम देखते हैं अवध के साथ, यहाँ जगह बचेगी, यहाँ मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अवध के साथ व्यवहार, कैसे व्यवहार किया था, यानी अवध जो है, यानी पहले तो हम लोग देखें कि 1801 में जो है अवध के साथ क्या करता है, एक सहायक संधि करता है, सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी द्वारा। इसके बाद 1856 में क्या करता है, 1856 में जो है कुशासन का आरोप लगाता है, कुशासन का आरोप लगाता है और राज्य हड़प लेता है, ये डलहौजी द्वारा। इसके बाद जो है कमीशन, ये जो क्षेत्र है यानी कमिश्नरी करता है, कमिश्नरी बनाता है, कमिश्नरी राज्य जो है, कमिश्नरी राज्य क्षेत्र बना देता है। उसके बाद है हेनरी लॉरेंस को, इस समय जो है जब कमिश्नर, तो हेनरी लॉरेंस को ही जो है कमिश्नर बनाते हैं, हेनरी लॉरेंस को कमिश्नर यहाँ का जो है बना देता है।
और लास्ट में देखते हैं यहाँ का जो नवाब थे वाजिद अली, यानी वाजिद अली द्वारा तो वाजिद अली शाह, और इनके संरक्षक कौन थे? बेगम हजरत महल, इस तरह से किया था। तो इनके जो है पुत्र बेगम हजरत महल यानी को जो है इनके पुत्र को क्या किया था? इनके पुत्र उत्तराधिकार से इनकार कर दिया था। और कंपनी ने जो है क्या किया था कि सैनिक जो है अधिक अवध क्षेत्र, क्योंकि जितना भी सैनिक था अवध क्षेत्र से अधिक था, और इनकार भी कर दिया था वाजिद अली शाह को। तो ये इस तरह से व्यवहार किया जाता था। एक जमींदारों के प्रति व्यवहार में क्या हम देखते हैं कि बम्बई के जो जमींदार थे, जितने भी जागीरदार थे, उन इनाम और कमीशन लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया जाता है। और हमारे जो है डलहौजी ने सर्वे कराया कहाँ कहाँ जो है कितने जागीरदार हैं। लगभग हम देखते हैं कि 35,000 जो है जमींदारों की जागीरदारें जांच कराया और सबका जब्त कर लिया गया। यानी लगभग जो 20,000 जागीरें जब्त करी बम्बई क्षेत्रों में। ध्यान में रखेंगे कि बम्बई के जो क्षेत्रों में जो है जितने भी जमींदार थे यानी जागीरदार थे, सबको जो है जांच करवाया गया। लगभग 35,000 वहां थे, उसमें से 20,000 जागीरदारों को जागीरदारी जब्त कर ली गई। तो इस तरह से जो है हमारा जमींदारों के प्रति व्यवहार था अंग्रेजों का। इसके बाद देखते हैं कि अन्य प्रशासन में जो है पदों में भेदभाव की जाने लगी। यानी यहाँ पदोन्नति में, यानी भारत की जो है बल्कि अंग्रेजों को दी जाती थी, तरजीह दी जाती थी। वेतन में भी भेदभाव किया जाता था और नौकरियों में जो है तरजीह नहीं दी जाती थी। और अंग्रेज जो थे जितने भी थे सभी अंग्रेज सिपाही सैनिक थे, उन्हें जो पदोन्नति प्रमोशन दी जाती थी, लेकिन भारतीयों को नहीं दी जाती थी। वेतन भी कम दी जाती थी, लेकिन अंग्रेज की जितने भी सैनिक थे उनकी वेतन ऊंच होती थी। यानी भेदभाव के ये सारी नीतियां थी। तो आज हम लोग जाने कि हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे दूसरे कारण यानी हमारा आर्थिक कारण के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहीं तक जो है समाप्त करें।